कंसेप्ट नंबर 9 है हमारा, ये है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होती है? अगेन लाइन है। कितनी लाइन पढ़ चुके हो इस चैप्टर में ऑलरेडी, बताओ मुझे। कौन कौन सी लाइन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो? 2 लाइन पढ़ चुके हो। एक थी SML सिक्योरिटी मार्केट लाइन, एक थी CML कैपिटल मार्केट लाइन, ये तीसरी है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। उन 2 लाइन की इक्वेशन अगर आपको बनानी आ गई तो इसकी भी आराम से बनानी आ जाएगी। ठीक है जी। तो क्या है ये लाइन, पहले ग्राफ बना देता हूं मैं, समझ में आ जाए ताकि आपको। अगेन 2 एक्सिस होती है इसमें, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। एक्स एक्सिस पे अब की बार हमें क्या पुट करना है? हमें पुट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है जी। और इधर क्या रखना है हमें? इधर रखना है हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बोल दो या सिक्योरिटी बोल दो, चलो मैं सिक्योरिटी से निकाल देता हूं। देखो यहाँ पे नीचे एक्स पे कुछ चेंज हो गया। CML SML में क्या था? बीटा और रिस्क था। तो क्या यहाँ पे कोई जीरो वैल्यू पे RF मिलेगा क्या? थोड़ा सा टेक्निकली सोचोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या यहाँ पे RF का कोई कंसेप्ट दिख रहा है क्या आपको? मैंने कहा था रिस्क जीरो है तो RF मिलेगा, बीटा जीरो है तो भी RF मिलेगा, रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे क्या मार्केट का रिटर्न जीरो है तो आपको क्या रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा क्या आपके शेयर में? ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। पर ऐसा हो सकता है ना, मार्केट का रिटर्न जीरो है फिर भी आपके शेयर का कुछ रिटर्न है। इज इट पॉसिबल? हाँ। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, वो RF नहीं होगा। बस स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो कुछ होगा, वो अभी हम समझेंगे क्या होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लाइन। ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आप सुन लो यहाँ पे अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक लाइन की वही इक्वेशन बनाने का तरीका है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। y का मतलब क्या है यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाई y? अब मैं वो चीज नहीं लिखा रहा हूं दोबारा। y मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, a मतलब इंटरसेप्ट, b मतलब स्लोप और x मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ वो नहीं बताना, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे y का मतलब क्या लिखूं मैं? ऊपर ग्राफ है आपके पास, y का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाई y? रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, वेरी गुड। तो देखो मैं कैरेक्टरिस्टिक लाइन की इक्वेशन बना रहा हूँ बहुत इजी तरीके से। मैं बोल देता हूँ रिटर्न ऑफ a इज इक्वल्स टू RA। RA इज इक्वल्स टू a का मतलब क्या है यहाँ पे? a का मतलब क्या है यहाँ पे? RF है क्या? नहीं, RF नहीं है। a का मतलब है यहाँ पे अल्फा, प्लस b का मतलब है यहाँ पे बीटा, और x का मतलब क्या है यहाँ पे? RM। समझ रहे हो बात को? कितनी इजी सी इक्वेशन बन रही है देखो। इससे इजी और क्या बनाऊं मैं? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या? बता देना मुझे। स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइन इज बीटा। इज इट ट्रू और फॉल्स? कैरेक्टरिस्टिक लाइन का जो स्लोप होता है वो बीटा होता है। ट्रू। ठीक है जी। क्या इस फॉर्मूले से मैं बोल सकता हूं यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइन, एक अल्फा का फॉर्मूला और जनरेट हो रहा है यहाँ पे? क्या फॉर्मूला जनरेट हो रहा है बोलो? रिटर्न ऑफ ए माइनस बीटा ए इंटू RM। क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? हाँ जी, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो कुल मिला के बोल सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक लाइन इज रिलेशनशिप बिटवीन,
रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशनशिप है ये, बिटवीन रिटर्न्स ऑफ मार्केट एंड सिक्योरिटी। मार्केट के रिटर्न और सिक्योरिटी के रिटर्न के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लाइन। मतलब आपका करेक्टर पता लग रहा है इससे, रिलायंस के शेयर का करेक्टर पता लग रहा है कि वो रिलायंस का शेयर जो है वो मार्केट के रिटर्न के हिसाब से किस तरीके से मूव करता है। कुल मिला के घुमा फिरा के सारी चीज वहीं जा रही है कि आप मार्केट को देख के अपने रिटर्न को एस्टिमेट करते हो। ठीक है, आ गया समझ में? तब तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हालांकि ऐसा कुछ टिपिकल दिख नहीं रहा इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो 3 लाइन हो गई आपको, आप तीनों लाइन को एक साथ लिख के एक बार ट्राई करेंगे कि तीनों लाइन में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। तीनों लाइन में केवल और केवल डिफरेंस जो दिखेगा ना वो दिखेगा आपको कहाँ पे, एक तो एक्स एक्सिस पे और एक इंटरसेप्ट में डिफरेंस आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक लाइन। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने है जो हमें सॉल्व करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 16। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था, बी पार्ट हमें सॉल्व करना है। अच्छा, ए पार्ट में बीटा कितना आया था बताओ, आप लोगों ने सॉल्व किया था इसको। ए पार्ट में इसमें क्वेश्चन में बीटा पूछा था। देखो आपको दे रखा है कंपनी ए और मार्केट पोर्टफोलियो, पिछले 10 सालों के आपको रिटर्न दे रखे हैं। बताओ मुझे ये रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए कौन से एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? हाँ जी, ऐसा ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत कर देना कि सीक्वेंस में लिखा हुआ है इसको एक्स लिख दूं इसको वाई लिख दूं ना। चेक करना पहले मार्केट किधर लिखा हुआ है। मार्केट जो है वो एक्स होगा और सिक्योरिटी जो है वो वाई होगा। उल्टा लिख दोगे तो पूरी इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी, और पूरी इक्वेशन गड़बड़ होते ही आंसर इज गड़बड़। ठीक है, तो इसमें दे रखा था एक्स और वाई दो आपको दे रखे हैं, एक मार्केट है एक सिक्योरिटी है। पहले आपको बीटा ये पूछा था, ये आपने कैलकुलेट किया होगा, मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है। अलग अलग आंसर उतारे हो आप, 0.475 आ रहा है क्या सबका? 0.475, ये ठीक लग रहा है आंसर। तो बीटा ए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम 0.475, इसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। बी पे आ जाते हैं, बी क्या बोल रहा है देखो, बी इज बोल रहा है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक लाइन फॉर सिक्योरिटी ए। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक लाइन पूछिए आपको, अब जब लाइन पूछते हैं ना आपको कभी भी क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना कैरेक्टरिस्टिक लाइन का मतलब क्या होगा। आपकी इक्वेशन में दो चीजें होती है हमेशा, वेरिएबल और कांस्टेंट। कौन बताएगा मुझे, अगर ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इसमें वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है? वेरी गुड। इसमें एक्स वाई और एक्स जो है ना ये तो वेरिएबल है, और ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। तो जब भी आपको कभी ऐसा पूछे ना कि लाइन बताओ, लाइन बताने का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट की तो वैल्यू पुट कर देना है ना, और इन वेरिएबल का कोई वैल्यू पुट नहीं करनी। मतलब आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, देखना y इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे रफली लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1.5x, इसको हम बोलेंगे लाइन। ये एक लाइन है, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू एस्टिमेट होती जाएगी। ठीक है, तो बस इसी तरीके से ये लाइन निकालनी है हमें। किस कौन सी लाइन बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन बनानी है। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन का पहले फॉर्मूला लिख दो एक बार, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक लाइन का फॉर्मूला, आर ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ए इंटू आर एम। क्या है आपके पास मुझे ये बता दो, इसमें से कोई डेटा अवेलेबल है क्या आपके पास? इसमें से डेटा अवेलेबल है हमारे पास। रिटर्न ऑफ ए हमें पिछले 10 सालों का दे रखा है, तो इसका जो मैं एवरेज करूंगा वही तो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा मेरा, है ना। तो इसका एवरेज निकालो कितना होता है, बोलो 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 बोलो।
सिग्मा रिटर्न अपॉन एन करेंगे, इसमें 15% आ रहा है क्या? ठीक है, तो देखो ये तो 15 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू मुझे नहीं पता तो अल्फा लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस बीटा निकाला हुआ है हमने ऑलरेडी 0.475 इंटू आर एम की भी सेम वही वैल्यू निकालो, एवरेज करो, %12। ये लो, हम बोल रहे हैं अगर 12% मार्केट का रिटर्न होता है तो हमारा 15 होता है ना, तो हमारा करेक्टर कैसा है, तो इससे क्या अल्फा निकल जाएगा क्या? अल्फा कितना आ रहा है? 9.3%, 9.3% अल्फा आ रहा है, तो 9.3% इज अल्फा। ठीक है, क्या ये लाइन बन गई क्या? नहीं, मुझे अल्फा थोड़ी निकालना था, मुझे लाइन बनानी थी, वही तो है मेन पार्ट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 10 मार्क्स का, आप जब स्कैनर पढ़ोगे तो वहां पे दिख जाएगा आपको। तो आपको बनानी है करेक्टरिस्टिक लाइन, देयरफॉर करेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ सिक्योरिटी ए। सिक्योरिटी ए की करेक्टरिस्टिक लाइन कैसी होगी? देखो, आर ए की जगह कुछ मत लिखना, वेरिएबल को आपको एज इट इज लिखना है। कांस्टेंट की वैल्यू लिखो कितनी है? 9.3 प्लस बीटा की वैल्यू लिखो कितनी है? 0.475 RM। दिस इज द करेक्टरिस्टिक लाइन। जो ये लिख के आएगा उसको नंबर मिलेंगे, जो उल्टा सीधा लिख के आएगा उसको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, भले ही उसने सही कैलकुलेशन की होगी। लाइन को लिखने का ये तरीका है। अब ये लाइन क्या बोल रही है? मैं बोल रहा हूं अगले साल निफ्टी 20% कमाएगी, अगले साल निफ्टी 20% कमाएगी, बताओ स्टॉक ए कितना कमाएगा? अगेन बोल रहा हूं एक्सपेक्टेशन है, जरूरी नहीं है सही हो, पर एक पास्ट को देखते हुए करेक्टरिस्टिक बन रही है। बोलो क्या है यहाँ पे? अगर अगले साल 20% निफ्टी कमाएगी तो आपका शेयर कितना परसेंट रिटर्न कमाना चाहिए? 18.8%। सही गई? कुछ तो गड़बड़ है। सही है, ठीक है, ओके, समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ गई क्या हमें? ठीक है, तो ये क्या होता है? ये रिलेशनशिप बता रहा है दोनों के रिटर्न के बीच में। तो एक का रिटर्न आप अगर एस्टिमेट कर सकते हो अगले साल का, अगर आप अगले साल निफ्टी का रिटर्न एस्टिमेट कर सकते हो तो आप अपने शेयर का रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और फ्यूचर की बात है तो सारी चीजें एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती है, थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे हुआ तो सारी एक्सपेक्टेशन बिगड़ जाएगी। है ही जी सा प्रोविजन, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो इतना ही पूछा था इस क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट बोलो मेरे को क्वेश्चन नंबर। आपको मैंने होमवर्क ये दिया था, क्वेश्चन नंबर फाइंड आउट करके आना कौन कौन से बाकी है। 18.8 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? ये तो आ रहा है, ये आ रहा है, 18.8 ही आ रहा है। कैसे आया? देखो यहाँ 20 रखो, यहाँ 20 रखोगे तो क्या होगा? 20 इंटू 0.475 और प्लस कर दो इसमें कितना? 9.3, तो कितना आएगा? 18.8। इसको सोल्व कैसे करते हैं हम? पहले इसको करो, इसकी जो वैल्यू आती है उसमें 9.3 ऐड करो। कभी भी ऐसे मत कर देना इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर दें, गड़बड़ हो जाएगा वो तो। चलो, दिस इज बोर्ड मास, जो कि बचपन में पढ़ा होगा आपने। बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो नेक्स्ट। 30th क्वेश्चन बाकी है, 30th को छोड़ो एक बार, एक पहले के क्वेश्चन बताओ, 30 वाले को भी करते हैं अभी।
एक क्वेश्चन और था पेंडिंग, देखो मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन था कौन सा था? आप लोग चेक नहीं करते क्या कौन सा क्वेश्चन बाकी रह गया? मैं आपको आधे करा के बोल दूंगा, पूरे हो गए तो फिर शायद लगाया ना आपने, देखो लास्ट में शायद का मतलब ही है कि कंफर्म नहीं है। ये रहा, ये क्या हो गया? क्या इलस्ट्रेशन नंबर 6? सब पॉइंट्स नहीं रहे, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 बाकी है। चलो इलस्ट्रेशन 6 पढ़ने से पहले इसका कंसेप्ट क्या है वो देख लो आप। तो वैसे देखें तो कंसेप्ट कुछ नहीं है, आपको मैंने एक चीज लिखाई थी उसी पे बेस्ड है ये सारा। फिर भी पॉइंट नंबर 10 डाल दो यहाँ पे। हेडिंग डाल दो मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो। ठीक है, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का मतलब कि वो पोर्टफोलियो जो कि एफिशिएंट है, वो पोर्टफोलियो जिसने अपनी पूरी की पूरी अनसिस्टमेटिक रिस्क को एलिमिनेट कर दिया है, वो पोर्टफोलियो जिसमें बहुत सी सिक्योरिटीज को कंबाइन किया गया है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में शायद मैंने आपको ऐसा एक चित्र बनवाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। डू यू रिमेम्बर? दिस इज रिस्क, दिस इज रिटर्न, है ना। यहाँ पे बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं, टक 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 टक, मैनी पोर्टफोलियोज आर देयर। एक लाइन आएगी जो यहाँ पे एफिशिएंट फ्रंटियर बनाएगी। किसी को याद आ रहा है ये प्रोविजन? दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट फ्रंटियर। देखो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा सिक्योरिटी, है ना। अब मैंने बोला था आपको अगर 2 सिक्योरिटीज है, ध्यान रखना, याद करो, अगर 2 सिक्योरिटीज है तो 2 सिक्योरिटीज में किस सिक्योरिटी में कितना पैसा लगाना है। 2 सिक्योरिटीज में मिनिमम रिस्क लाने के लिए क्या तरीका था, याद है आपको? मिनिमम रिस्क लाने के लिए WX का फॉर्मूला हुआ करता था, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस अपॉन दोनों का वेरिएंस माइनस 2 कोवेरिएंस। सबको याद आ गया? यहां अगर 2 की जगह 3 सिक्योरिटीज हो तो क्या करेंगे? तो हम अटक जाएंगे। तो उसी का तरीका यहाँ पे, बस एक चीज ध्यान रखनी है, 3 सिक्योरिटीज में देयर एग्जिस्ट्स a linear relationship between weights of individual securities। if ध्यान रखना, हमेशा नहीं होगी ये लीनियर रिलेशनशिप। ये कब होगी? इफ द पोर्टफोलियो is efficient portfolio, that is it lies on minimum variance set। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, इतना सा ध्यान रख लो। एक प्रॉपर्टी जैसे होती है ना मैथ्स में 2 + 2 4 होता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। सेम ये प्रॉपर्टी है, इसको लर्न कर लो। ठीक है, ये 2 सिक्योरिटीज तो मैंने इसलिए लिखाया था कि आप कनेक्ट कर लो इसको। 2 सिक्योरिटीज में हम वेट कैसे निकालते हैं? हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, पर 3 सिक्योरिटीज में वेट्स कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे, ये फॉर्मूला नहीं लिख पाएगा। तो 3 सिक्योरिटीज में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो तभी आ सकता है जब वो मिनिमम वेरिएंस सेट की बात कर रहा हूँ, है ना। और मिनिमम वेरिएंस सेट मतलब ये एफिशिएंट फ्रंटियर वाला पोर्शन। तो अगर इस पोर्टफोलियो की आपको वेट्स कैलकुलेट करने,
वो भी केवल 3 सिक्योरिटीज का ही आएगा हमारे, इससे ऊपर नहीं आ सकता। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप होगी। वो लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है आप सबको पता है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स होती है और कुछ नहीं होता। बताओ, अगर प्रोविजन समझ में आ गया तो मैं एक बार क्वेश्चन करवा देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बोला भैया, बोला जल्दी। ठीक है, चलो। सो दिस इज द क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। कंसेप्ट जहां लिखा हुआ ना वहां भी लिख देना आप कि भी इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन 6 है। इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या कर रहे हैं हम? लो जी, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार अच्छे से देखना। एन इन्वेस्टर हैज टू पोर्टफोलियो नॉन टू बी ऑन मिनिमम वेरिएंस सेट। पकड़ में आ रही है बात? आपके दो पोर्टफोलियो है, दोनों ही मिनिमम वेरिएंस सेट पे हैं। मैंने कहा ये होना जरूरी है, अदरवाइज लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगी। मिनिमम वेरिएंस सेट पे दोनों पोर्टफोलियो, मतलब इनमें एक लीनियर रिलेशनशिप होगी। किसमें होगी लीनियर रिलेशनशिप? इन दोनों में, है ना, इन दोनों में, इन दोनों में, मतलब आपस में उनके जो वेट्स है ना, उसमें लीनियर रिलेशनशिप होती है। चलो कैसे होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखो, बोल रखा है कि आर एस टी का वेट कितना कितना दे रखा है। एक पोर्टफोलियो एक्स है, एक पोर्टफोलियो वाई है। बताओ क्या ये दोनों ही पोर्टफोलियो उस एफिशिएंट फ्रंटियर पे आएंगे क्या? हाँ या ना? क्या ये दोनों पोर्टफोलियो उस एफिशिएंट फ्रंटियर पे आएंगे, हाँ या ना? हाँ जी, बस इतना समझ में आ रहा है तो बहुत है। पोर्टफोलियो एक्स में तीनों शेयर का आपको वेट दे रखा है, पोर्टफोलियो वाई में तीनों शेयर का वेट दे रखा है। अब आपको पूछा क्या क्या है वो देख लो आप यहाँ पे। इट इज सपोज दैट देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन शॉर्ट सेल्स। तो हम बोलते हैं कई बार कि भाई हमें अजम्पशन लेनी पड़ती है। इन्होंने क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया, अगर कोई नेगेटिव वेट आ रहा है तो उसको भी चलने देना, ठीक है, इग्नोर मत करना। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक फॉर अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग 6000 इन पोर्टफोलियो एक्स एंड 4000 इन पोर्टफोलियो वाई। आपने क्या किया, आपने 6,000 रुपए तो लगा दिए पोर्टफोलियो एक्स में, इसमें तो 6,000 रुपए लगा दिए आपने, और पोर्टफोलियो वाई में आपने 4,000 रुपए लगा दिए। अब वो पूछ रहे हैं आपका जो 10,000 रुपए का पोर्टफोलियो बना, उसमें आर कितना है, एस कितना है, टी कितना है। ये तो कर सकते हो कैलकुलेट, इसमें तो अभी जो मैंने पढ़ाया उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो लोग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते तो मैं करवा देता हूँ, और कर सकते हो तो वेरी गुड। फिर भी हमें तो करना ही है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, नो मैटर। देखो कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टॉक। कौन कौन सी स्टॉक है? आर, एस और टी। कितना कितना इन्वेस्ट किया आपने? इन्वेस्टमेंट बता दो तीनों में। आर में कितना इन्वेस्ट होगा? देखो आपने 6,000 रुपए इसमें लगाए और 6,000 का 0.30 जाएगा ऑटोमेटिकली। 6,000 का 0.30 इन्वेस्ट हो जाएगा आर में पोर्टफोलियो एक्स की वजह से, और 4,000 का 0.20 ये इन्वेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली वाई की वजह से। समझ में आ रही है बात? तो 6,000 का 0.30 1800, और इसका 800, 2,600 रुपए। ये किसी को नहीं आया तो मुझे बता देना अभी। मैंने 6,000 इसमें लगाए तो 6,000 का 0.40 मेरा एस में इन्वेस्ट हो गया, प्लस 4,000 का 0.50 यहाँ इन्वेस्ट हो गया एस में। कितना हुआ? 2,400 रुपए और 2,000 रुपए, 4,400 रुपए। थर्ड 0.30 ये दोनों ही, तो 6,000 का भी 0.30 कर दो, प्लस 4,000 का भी 0.30 कर दो, आपको पता है सेम अमाउंट आएगा।
3000। क्या टोटल 10,000 हो रहा है क्या? चेक कर लो एक बार। अब आपको वेट ही तो पूछा था, निकाल दो वेट। क्या होता है वेट? 2600 डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो 0.26, 0.44 और 0.30, और वेट का टोटल हमेशा 1 आना चाहिए। लो जी, छोटी सी टेबल बनानी है, काम हो गया है यहाँ पे। सबको समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट है? आ गया। चलो, इसका सेकंड पार्ट देखो, वो है हमारे लिए इक्वेशन वाला पार्ट। सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट 5,000 आउट ऑफ 10,000 इन सिक्योरिटी आर। दिस इज पार्ट ए। देखो, आपका जो पोर्टफोलियो बनने वाला है उसमें वेट ऑफ आर दे रखा है आपको कि आपने 5,000 रुपए लगाए हैं 10,000 में से आर में, मतलब आपका वेट कितना हो गया? वेट ऑफ आर 0.50 हो गया। ठीक है। How he will allocate the balance between security S and T to ensure that his portfolio is on minimum variance set। अब मिनिमम वेरिएंस सेट पे होना चाहिए आपका नेक्स्ट पोर्टफोलियो। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, सपोज द डिजायर्ड पोर्टफोलियो, let the desired portfolio be Z। तो X और Y तो दे रखा है आपको क्वेश्चन में। मैं बोल रहा हूं आपका जो डिजायर्ड पोर्टफोलियो है वो Z है। अब Z में इन विच वेट ऑफ R इज इक्वल्स टू 0.50, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में, है ना। वेट ऑफ S एंड वेट ऑफ T पूछा है आपको। दिस इज रिक्वायर्ड। आ रही बात समझ में? मैंने आपको कहा क्या एक्स वाई जेड तीनों मिनिमम वेरिएंस सेट पे है क्या? हाँ, तीनों ही मिनिमम वेरिएंस सेट पे है। इसका मतलब इनके अंदर क्या होता है? लीनियर रिलेशनशिप है। तो क्या मैं तीनों से इक्वेशन बना सकता हूं क्या? तो लिख रहा हूं मैं, कुछ समझ लेना। सिंस पोर्टफोलियो एक्स वाई एंड जेड आर ऑन मिनिमम वेरिएंस set, therefore there exists a linear relationship बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशनशिप में सारा ही लिखा देता हूं ताकि आपको पॉइंट भी समझ आए। बिटवीन वेट ऑफ आर एंड वेट ऑफ एस। आर एस में लीनियर रिलेशनशिप है, आर टी में है और एस टी में। समझ रहे हो बात? समझ रहे हैं सर जिस हद तक हमें आ रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि पोर्टफोलियो एक्स की अगर मैं एक रिलेशनशिप बनाऊं तो इसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? समझना। एक बार मैं ये लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ये लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। y मतलब क्या? मैं बोल रहा हूँ कौन से को यूज करना चाहें, तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। एस टी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि जेड का आपको ना तो एस पता है ना टी पता है ना। तो आर से चाहे आप डब्ल्यू एस को यूज कर लो चाहे डब्ल्यू टी को, मैं यूज कर रहा हूँ आर और एस को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वाई तो मैं बोल रहा हूँ डब्ल्यू आर है, या डब्ल्यू आर का वैल्यू पता है, डब्ल्यू एस मान लेता हूँ, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू डब्ल्यू आर। बताओ क्या ये इक्वेशन बनाने में किसी को दिक्कत है क्या? क्या ये इक्वेशन बनाने में किसी को दिक्कत है क्या? जल्दी से बोल दो एक बार, क्या इस इक्वेशन में किसी को प्रॉब्लम है? हाँ या ना? कुछ नहीं है, मैंने तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ही लिखा है, जिसमें y माना है मैंने डब्ल्यू एस को और x माना है मैंने डब्ल्यू आर को। बोलो ना,
ओके ना। बस अब आप क्या करो, पोर्टफोलियो एक्स के लिए ये लाइन बनाओ। पोर्टफोलियो एक्स में वापस समझा दूं, लो जी देखो फटाफट से देखना एक बार अच्छे से। क्वेश्चन में डब्ल्यू आर दे रखा है क्या आपको? दे रखा है। कौन से के लिए दे रखा है? मैं बोल रहा हूँ एक जेड पोर्टफोलियो बना रहा हूँ मैं। जेड पोर्टफोलियो में 5,000 रुपए तो हमने आर सिक्योरिटी में लगाए, मतलब आर का वेट हमें दे रखा है। हमें पूछा क्या है कि एस में कितने रुपए लगाएं, हमें इनका इन्वेस्टमेंट पूछा है। एस में कितने रुपए लगाएं हम और टी में कितने लगाएं। तो कोई बात नहीं, मैंने बोला क्योंकि ये सबके सब मिनिमम वेरिएंस सेट पे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इनके वेट्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होती है। कौन से वेट्स के बीच में? आर का वेट, एस का वेट, आर का वेट, टी का वेट, एस का वेट, टी का वेट। ठीक है, ये दोनों वेट हमें एक्स और वाई का तो मालूम है, एक्स वाई का तो मालूम है, जेड का मालूम नहीं है, तो इनको यूज नहीं कर रहा मैं। ऊपर वाले दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा मैं इसको यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंगली क्या ये इक्वेशन बन सकती है कि y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स? इसमें कुछ स्पेशल तो लिखा ही नहीं मैंने, देखो है ना। जब दो वेरिएबल है मेरे पास, एक x है एक y है, तो मैंने y की जगह y लिख दिया, x की जगह x लिख दिया, बात खत्म। और a और b की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ये लिखना नहीं है आपको, ध्यान रखना, ये केवल एग्जाम में याद लॉजिक बना के आप बना सकते हो। अब चलो आगे चलते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ एक्स पोर्टफोलियो में डब्ल्यू एस कितना है? अब आप बताओ फटाफट फटाफट, एक्स पोर्टफोलियो में डब्ल्यू एस कितना है? ये रहा 0.40 है। 0.40 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पता है क्या? मुझे नहीं पता। बी की वैल्यू भी नहीं पता मुझे। डब्ल्यू आर कितना है बोलो एक्स में? एक्स पोर्टफोलियो में डब्ल्यू आर कितना है? 0.50 नहीं है बेटा, कहां से आया 0.50? मैं एक्स पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, जेड की नहीं। आपने तो जेड बता दिया। पोर्टफोलियो एक्स में बताओ 0.30 है ना, तो 0.30 बी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन 1 मान लूं मैं। क्यों मैं इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीजें मिसिंग है, दो चीजें मिसिंग है तो कैलकुलेट नहीं हो सकता। एक और इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो वाई को यूज करके। वाई में वेट ऑफ एस कितना है? ये रहा ना 0.50। बोलो कितना है, आप बताओगे मुझे? 0.50 है। 0.50 इज इक्वल्स टू ए प्लस डब्ल्यू आर कितना है? डब्ल्यू आर 0.20 है। 30 कहां से आ गया? 30 कहां से उठाया तुमने? मैंने पॉइंट डब्ल्यू आर बोला है ना, ये रहा 0.20। 0.20 बी, इसको इक्वेशन 2 बना दो। अब क्या करें? अब इनसे ए बी की क्या वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी क्या? माइनस कर दो ना इसमें से इसको। लो अभी कर देते हैं, ये माइनस तो ये भी माइनस तो ये भी माइनस। क्या वैल्यू आएगी? यहाँ आएगा -0.10 इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, और ये आएगा प्लस का 0.10 बी। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? गलत बेटा गलत, -1 नहीं आएगी क्या? -1 आएगी। प्लस माइनस तो बहुत बड़ा फर्क है। -1 आ रहा है बी की वैल्यू। ठीक है, अगर बी की वैल्यू ये है तो क्या करें इसको? पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दो कि क्या थी इक्वेशन 1? 0.40 इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस का 1 इंटू 0.30। बताओ ए की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे? 0.7 पक्का क्या? ठीक है 0.70 आ रही है। ठीक है 0.70 आ रही है। देयरफॉर अब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मुझे बता दो? डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू 0.70 माइनस डब्ल्यू आर। इज इट राइट और रॉन्ग? मैंने कुछ नहीं किया, ए और बी की वैल्यू पुट कर रखी है। अब इस बेसिस पे नाउ फॉर पोर्टफोलियो जेड, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो फॉर पोर्टफोलियो जेड भी तो ये इक्वेशन काम करेगी। तो डब्ल्यू एस मुझे नहीं पता, 0.70, डब्ल्यू आर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 0.50। इसका मतलब डब्ल्यू एस कितना हो गया?
0.20 हो गया। देयरफॉर WT कितना होगा बोलो? WT इक्वल टू 1 माइनस WR माइनस WS, तो 1 माइनस 0.5 माइनस 0.20, तो आंसर आएगा 0.30। देयरफॉर डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट जो होगा ना वो ऐसा होगा। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? R में, S में, T में पूछा है उन्होंने तो आपको बताना पड़ेगा। R में तो क्वेश्चन ही बता दिया था 5,000 रुपए। S में कितना होगा? S में होगा 20%, तो 10,000 का 20% होगा तो 2,000, और यहाँ हो जाएगा 3,000। लो जी, दिस इज योर आंसर। अब किसी को नहीं आया हो तो वो बता दो मुझे। थोड़ी सी मैथ्स है इसमें और कुछ नहीं है, इक्वेशन सोल्व करने का पार्ट है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। केवल एक प्रॉपर्टी याद कर लो कि अगर सब मिनिमम वेरिएंस सेट पे है तो उनके जो वेट्स होंगे उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप बनती है, मतलब y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है वहां। सबका हो गया? अब मैं बोल रहा हूं, आपके किसी के मन में ये डाउट नहीं आएगा यहाँ पे कि यहाँ पे सर आपने YWS क्यों माना? क्या मैं ऐसा भी लिख सकता था क्या? पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता था क्या? मैंने WR और WS की इक्वेशन बनाई, तो मैंने YWS को ही क्यों माना? क्या मैं उल्टा लिख सकता था क्या? हाँ या ना? हाँ लिख सकते थे। आप ऐसे लिखते तो भी आंसर यही आता, तो इसका मतलब हमने कोई अजम्पशन नहीं ली है। मैं बोल रहा हूँ कैसे भी लिख देते आंसर वही आता। पूरा सॉल्यूशन दिखा दो, ये लो जी पूरा सॉल्यूशन। यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आगे का देख लो, ये रहा आगे का। हो गया क्या नोट? डन 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 डन। चलो जी, लेट अस मूव फॉरवर्ड। एक लास्ट कंसेप्ट बचा है, दैट इज फॉर इलस्ट्रेशन। अब आपका होमवर्क जो है ना आज, वो जाके ये देखना है आपको कि कौन सा क्वेश्चन बाकी रह गया। अब मेरे हिसाब से कोई बाकी नहीं है 30 के अलावा। हाँ जी दक्षिता बोलो। आज आपका होमवर्क यही है, जाके चेक कर लेना सारे क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, और उनमें से कुछ अच्छा लगे तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेना। 11 भी नहीं हुआ क्या? 11 भी बाकी है। 11 कौन सा आ गया? 11 देखते हैं फटाफट। ठीक है 11 तो अब आप कर सकते हो, ये तो होमवर्क में लिख लो आप। क्या पूछा है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असरटेन द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। कौन बताएगा क्या होता है मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क? मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क क्या होता है?
इसके कितने नाम थे? देखो, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इज ऑल्सो नोन एज लेमड़ा। फॉर्मूला किसी को याद है क्या? RM माइनस RF अपॉन HDM। ओके, सही है। यही है ना, CML कैपिटल मार्केट लाइन में पढ़ा था हमने। और आगे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी पूछा है, तो CML को यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल देना बस। तो ये तो होमवर्क है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। 30 पे आ जाओ आप, फटाफट आ जाते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो नीचे आने में जल्दी हो जाएगी। अब और चेक कर लेना, कोई फिर भी रहा हुआ हो कोई क्वेश्चन तो लेट मी नो। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन के लिए छोटा सा कंसेप्ट आपको पढ़ना है यहाँ पे। कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर? 11th। दिस इज द लास्ट। वैसे तो टॉपिक वाइज तो लास्ट है ये, इसके अलावा स्कैनर में एक दो टॉपिक कुछ होंगे, कोई नहीं से रिलेटेड है, हालांकि कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो 11th कंसेप्ट है वो है बीटा इक्विटी एंड बीटा डेब्ट एंड बीटा असेट। देखो, कभी भी बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट की दो साइड होती है। ठीक है, बैलेंस शीट की दोनों तरफ होती है। इधर आपके असेट्स होते हैं, इधर आपकी इक्विटी होती है, डेब्ट होता है। ठीक है, बेसिक सा यही होता है। जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है मतलब वो असेट है, और जो आपने पैसा बोरो कर रखा है मतलब वो क्या है? इक्विटी या डेट। अब मुझे छोटा सा बताओ, अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो क्या उसमें रिस्क होगा या नहीं होगा? रिस्क होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसको मैं बोल देता हूं बीटा असेट, है ना। ए का मतलब सिक्योरिटी नहीं, बीटा असेट। ठीक है, क्या डेट में कोई बीटा होता है क्या? डेट का बीटा कितना होता है अगर आपको पता हो तो? बीटा ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0। परफेक्ट, वेरी गुड। और बीटा इक्विटी क्या होता है? इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे वो स्टॉक का बीटा पढ़ रहे थे ना हम। इस चैप्टर में अभी तक हमने जो बीटा पढ़ा है वो शेयर का ही बीटा पढ़ रहे थे हम। तो यही तो शेयर होता है, तो इसका बीटा निकालना तो हमको अच्छे से आता है। इसको हम बोलते हैं बीटा इक्विटी। ठीक है, ये हमें निकालना आता है। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया मैंने? हम लिखेंगे कि ये हमें निकालना आता है। तो देखो, बीटा असेट क्या होता है? अगर मैंने किसी और कंपनी में पैसे लगा रखे हैं तो ये भी हमें निकालना आता है। इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? है ना। बैलेंस शीट क्या होती है? दोनों तरफ जो बैलेंस बनाती है। तो मैं ये बोल सकता हूं बीटा असेट इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज ऑफ बीटा इक्विटी एंड बीटा डेट। बस इतनी सी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, काम बन गया हमारा। बोलो। ठीक है, इसी से रिलेटेड है शायद क्वेश्चन, कुछ अलग तो नहीं है ना? ना जी ना, कुछ नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं, एक चीज यहां ध्यान रखनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा आपको। ये बैलेंस शीट में आपको इक्विटी दे रखी है, सपोज इक्विटी दे रखी है 40 lakhs की, और डेप्ट दे रखा है आपको 20 lakhs का। 20 नहीं करके हम कर देते हैं वेट,
चलो कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख कर देते हैं, ठीक है। और टैक्स रेट भी दे रखी है, मान लेते हैं हमें टैक्स रेट दे रखी है हमें 50%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेट ऑफ इक्विटी कितनी होगी, कौन बताएगा वेट ऑफ इक्विटी? वेट ऑफ इक्विटी कौन बताएगा? 0.6 होगा क्या? 0.67, ठीक है। पर ये आंसर गलत है। वो क्यों गलत है वही समझना है केवल आपको, ठीक है। देखो, जब मैं डेट की बात करता हूं ना, इक्विटी हैज नो टैक्स एडवांटेज बट डेट हैज क्या? डेट हैज टैक्स बेनिफिट। टैक्स डेप्ट की वजह से मुझे क्या कोई फायदा होता है क्या? क्या फायदा होता है मुझे डेप्ट लेने से? अगर मैंने पैसे शेयर इश्यू करके लिए हैं और पैसे मैंने डिवेंचर इश्यू करके लिए हैं, क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा, इक्विटी वालों को जब डिविडेंड दूंगा तो उस पर टैक्स की छूट नहीं मिलती मुझे, जबकि मैं डेप्ट वालों को जब इंटरेस्ट दूंगा तो उसकी टैक्स की बेनिफिट मिलेगी मुझे। अब मुझे जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है ना, वो कितना होता है? तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक है जो कि मैंने आपको इंटर में भी समझाया था, अगर आपको दिमाग में याद होगा तो, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो डेट की वैल्यू लेनी है ना हमें, जो डेप्ट लेने हैं हमें, वो टैक्स एडजस्टेड लेने हैं, ध्यान रखना। डेप्ट जो लेना है वो टैक्स एडजस्टेड लेना है। और टैक्स एडजस्टेड क्या होगा? 20 लाख इंटू 1 - टैक्स रेट। तो डेप्ट की जो वैल्यू आएगी ना वो 10 लाख आएगी, और इक्विटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40 लाख। अब आप इनके वेट निकालो रादर देन डायरेक्टली। तो यहाँ पे वेट ऑफ इक्विटी क्या आएगा? अब आप बोलोगे 40 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, क्योंकि डेट की वैल्यू हम 10 मान रहे हैं, तो दिस इज 0.80, ठीक है। और वेट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख इज इक्वल्स टू 0.20। क्लियर? तो देखो, इसी के बेसिस पे अब मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, ये लिख लेना आप फॉर्मूला। बीटा असेट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू, अब इसका वेट कैसे निकालना है देखना, इक्विटी की वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट इनटू 1 - टैक्स। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। प्लस, अब ये आगे वाली वैल्यू जीरो आएगी हमेशा, आपको पता है, फिर भी लिखना पड़ता है, क्योंकि बीटा डेट जीरो है, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है? बोलो, क्या ये फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, पर आप इसको खुद बना सकते हो। कई फॉर्मूले देखने में बड़े लगते हैं, होते बहुत इजी से हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये वेट है। क्लियर है क्या सबको? अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है तो फिर बहुत सिंपल है, फिर कोई लोचा ही नहीं होता। टैक्स रेट है तो आपको ध्यान रखना है कि डेप्ट की वैल्यू को 1 - टी कर देना है आपको। चलो, सो टाइम फॉर क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 30। देखो क्या बोल रहा है, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ धर्म कंपनी इज 60 लाख। टोटल इक्विटी तो 60 लाख की है, एंड टोटल वैल्यू ऑफ डेट इज 40 लाख। तो कॉपी करना है, ठीक है, कोई नहीं, एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लो, मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ दो एक बार। देखो, 60 लाख की तो आपकी इक्विटी है, 40 लाख का आपके पास डिबेंचर्स है, मतलब डेप्ट है। द ट्रेजरर एस्टिमेट दैट द बीटा ऑफ स्टॉक इज करंटली 1.5। कौन बताएगा क्या है ये, किसका बीटा है ये? बीटा ऑफ स्टॉक है, स्टॉक। बीटा इक्विटी है, एसेट का नहीं है ये।
दिस इज बीटा इक्विटी, स्टॉक का बीटा लिखा है ना साफ साफ, हाँ। एंड दैट द एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम ऑन मार्केट इज 12% एंड ट्रेजरी बिल रेट इज 10%। ठीक है, मतलब आरएफ दे रखा है 10% का और एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम दे रखा है 12% का। तो रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या होता है, आर एम माइनस आर एफ होता है, पर हो सकता है इन्होंने कुछ अजम्पशन अलग ले रखी हो, एक बार चेक करना है हमें। ठीक है, आर एम माइनस आर एफ ही ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ठीक है, रिस्क प्रीमियम आर एफ माइनस आर एफ ही है। ठीक है, अब क्या बोला है आपको बताना है बीटा ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ असेट, मतलब बीटा ऑफ असेट बताना है। कर दें वेटेड एवरेज। क्या क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, सबसे अच्छी बात है। अगर टैक्स रेट होती तब थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाता, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर फिर भी फॉर्मूला पूरा लिखोगे आप। बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, जो कि कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, बीटा डेट इंटू वेट ऑफ डेट। मिस्टेक मत कर देना इसमें, अभी इस क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है, इसलिए सिंपल सीधा सीधा चला जाएगा आंसर। देखो, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू 1.50 इंटू 60 lakhs डिवाइडेड बाई 100 lakhs प्लस 0 इंटू 40 lakhs डिवाइडेड बाई 100 lakhs। कितना आएगा बोलो? बीटा ऑफ असेट इज इक्वल्स टू 0.90। आंसर आ गया फर्स्ट का, तो दिस इज द आंसर। टैक्स रेट होती तो अभी मैं दूंगा आपको, आप निकाल के बताना मुझे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? दिस इज पार्ट नंबर ए। पार्ट बी क्या बोल रहा है? एस्टिमेट कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंट रेट फॉर एन एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज प्रेजेंट बिजनेस। ठीक है, ये भी निकालते हैं। क्या बोला जा रहा है? एक कंपनी है जो अपने करंट बिजनेस को बढ़ा रही है। देखो, ये चीज मैंने आपको इंटर में लिखाई थी, अगेन कोई इशू नहीं है, किसी को याद है नहीं है। कंपनी एक तो होता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस, जैसे एक कंपनी है जो कि मोटर व्हीकल का बिजनेस करती है ना, मोटर पार्ट, सॉरी आप बोल सकते हो मोटर व्हीकल सेल करने का बिजनेस है। उसी बिजनेस को बढ़ाना मतलब सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, सेम रिस्क होगी, सेम रिस्क है, तो जो ऑलरेडी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना कंपनी की, उसी को हम फर्दर जो नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी में नया न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपांशन और न्यू बिजनेस में क्या अंतर है? एक गाड़ी का शोरूम वाला गारमेंट की इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, वहां पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी ना वो सेपरेट होगी बेस्ड ऑन देयर रिस्क। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर आप अपने वाला ही बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो तो आपकी जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि जब कैपिटल वेस्टिंग करोगे ना आप, तो आपको एक डिस्काउंटिंग रेट चाहिए होती, तो आप एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंटिंग रेट की तरह यूज कर सकते हो। पर जब आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो वहां जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो आपको डिस्काउंटिंग रेट, सॉरी जो डिस्काउंटिंग रेट होगी वो नई चूज करनी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग चूज नहीं कर सकते, रीजन है, दोनों का रिस्क अलग अलग होता है। तो यहाँ पे कौन से केस की बात कर रहे हो? एक्सपेंशन की। तो पूछा क्या है, देखो, एक तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, लो अभी निकाल देते हैं। किससे निकालो? सीएपीएम से निकालूं? यूजिंग सीएपीएम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रिटर्न कॉस्ट, एक ही बात होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट इज आरएफ इज 10%। 10% प्लस रिस्क प्रीमियम दे रखा है डायरेक्टली 12 इंटू 0.90। बोलो कितना होगा? कितना आएगा आंसर? 20.8%। बीटा 0.9 आएगा। यहाँ पे इक्विटी का बीटा मत ले लेना, मैं मेरे कंपनी की बात कर रहा हूँ। मैंने कंपनी में जहां पैसे लगा रखे हैं वो तो मेरे असेट है, असेट का बीटा कितना है? 0.90। मतलब मैं जो रिस्क लेता हूँ मेरे बिजनेस में वो 0.90 है। मेरे शेयर होल्डर जो रिस्क लेते हैं वो 1.5 है। मेरे शेयर होल्डर्स की रिस्क 1.5 है, मेरी जो रिस्क है बिजनेस की रिस्क है वो 0.90 है, क्योंकि मैंने जहां पैसा लगा रखा है वहां 0.90 का ही रिस्क है। ठीक है, तो इस रिस्क के बेसिस पे मुझे रिटर्न कितना मिलना चाहिए? 10.8%, सॉरी 20.8%। क्या इस केओ को डिस्काउंटिंग रेट यूज कर लिया जाए क्या? बोलो, वो पूछ रहा है डिस्काउंटिंग रेट, कर लो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर लिख दो यहाँ पे कंक्लूजन, फॉर एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज
existing business, existing KO can be used as discounting rate, therefore discounting rate should be equal to क्या 20.8%। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, आंसर चेंज हो जाएगा। अगर वो ये बोलते कोई नए बिजनेस में एंटर करने वाला है तो फिर आप लिखते कि ये जो 20.8% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसको डिस्काउंटिंग रेट नहीं माना जा सकता है। क्लियर है सबको? अब एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ, वो भी नोट कर लो। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मंडे को हम इसके स्कैनर के क्वेश्चन करेंगे। ये वाला हो गया, नोट्स दिखाना है अब आपको। लो जी, जिसने कर लिया वो इतनी देर इस क्वेश्चन में अगर 40% टैक्स रेट होती तो क्या आंसर आता बीटा ऑफ असेट का, वो बताओ मुझे फटाफट। अगर क्वेश्चन में 40% टैक्स की रेट होती तो फिर बीटा असेट क्या आएगा, मुझे आंसर कैलकुलेट करके बताइए। सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा उठा लेना, केवल टैक्स रेट रख देना 40%। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 30 की बात कर रहा हूं मैं। अगर इलस्ट्रेशन नंबर 30 में टैक्स रेट होती 40% की तो बीटा ऑफ असेट कितना आता? बीटा ऑफ असेट आता 1.07, परसेंटेज में नहीं आता इसने, हाँ ठीक है 1.07 आता। और कोई करेक्ट है क्या? और लोगों को भी पूछ रहा हूं मैं, चेक करो और बताओ 1.07 राइट है या नहीं है। वन पॉइंट जीरो सेवन आ रहा है सबका, इज राइट। ठीक है, बोलो हो गया सबका नोट अब? बीटा नहीं आया, लो जी अभी बताते हैं आपको, बीटा नहीं आया। ऐसा कैसा हो सकता है बीटा नहीं आए? ठीक है, देखो पहले वेट निकाल देता हूं मैं। वेट ऑफ इक्विटी क्या होगा? 60 लाख की तो इक्विटी है, मैं बोल रहा हूँ नीचे 60 प्लस 40 इंटू 0.60 करो। क्यों? क्योंकि 40% मैंने टैक्स की रेट बोली है ना आपको। टैक्स की रेट मैंने बोली है 40%, मतलब 1 - t करके लिखोगे आप नीचे, तो ये आएगा वेट ऑफ ई। बताओ मुझे कितना आता है? और ये आएगा वेट ऑफ डी। हालांकि वेट ऑफ डी से कोई मतलब नहीं है ना, फिर भी कोई इशू नहीं है। ये 0.71 आ रहा है क्या? ये 0.71 आ रहा है, ये 0.29 आ रहा है। ठीक है, तो फिर बीटा ऑफ असेट क्या हो जाएगा? 1.50 इंटू 0.71 प्लस 0 इंटू 0.29, कितना आता है ये? 1.5 इंटू 0.71, 1.07 इज राइट। आ गया दक्षिता? अब आ गया क्या? कोई दिक्कत? हो गया। तो देखो चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, कोई कंसेप्ट बाकी नहीं है अब इसमें। केवल और केवल कुछ स्कैनर के क्वेश्चन और रेफर करने हैं ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है,
बाकी हमने अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, तो ये सफिशिएंट है क्या? तो सफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि आपने एक बार ही सोल्व किए हैं। इनको एक बार दोबारा सबको सोल्व करना प्लस स्कैनर को 2 बार रिपीट करना, इतना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिनिमम 2 टाइम्स तो करने ही करने हैं। अगर आप सेफ साइड की बात करो तो 4 बार रिपीट करना है आपको। एक बार क्लास में कर लो, 3 बार और सोल्व कर लो। जो सेफ साइड चलना चाहता है उसके लिए तो ये डायरेक्शन है, और जो खतरों के खिलाड़ी हैं उनको मैं कहूंगा एक बार तो एटलीस्ट करना ही करना है ना। और जो एवरेज है वो 2 बार कर लेना। सब लोगों की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दी। चलो, अभी के लिए कोई डाउट और नहीं है, तो फिर क्लास आज के लिए इतनी रहेगी। बाकी मंडे को हम इसके स्कैनर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अगली क्लास में। ठीक है, हो सकता है 1 या 2 क्लास लग जाए स्कैनर में। जितने क्वेश्चन होंगे अच्छे से सोल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। चलो, तो आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।